यूपीएससी भी चाहती है कि इन मामलों को लेकर के बातचीत करें और साफ साफ फिर से वही बातें कि अनुच्छेद 21 पढ़ाते समय पर्यावरण शिक्षा पर अलग से केस तो आप लोगों को बताए गए थे सारे के सारे। उसी तरीके से जेंडर इक्वालिटी को लेकर के या जेंडर जस्टिस को लेकर के एक कॉलम बनाया गया था, जिसमें मेरे हिसाब से मैंने 5 केसेस लिखवाए थे। ठीक है, 5 केसेस अगर याद ना हो तो मैं रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों का। एक नरगिस मिर्जा का मामला, एक अमर सिंह वर्सेस पंजाब का मामला, शाह बानो का मामला, शबरी बानो का मामला, विशाखा मामला, 2014 का नालसा नौतेज सिंह जौहर। यही सारी की सारी बातें यहां पर इस्तेमाल होनी है। ठीक ना, क्लियरली। तो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो बहुत आसान है कि लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, रट्टा मार रखा है आप लोगों ने। ठीक, कौन कौन से प्रावधान है? अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 39, 42, 243D। स्पेशली अगर बात करें महिलाओं को लेकर के, तो अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। जो आप लोग को पढ़ाया है सिर्फ उस चीज को मैं रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक ना, कि 14 में क्या किया गया? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है या सभी के लिए है? सभी के लिए है। 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं समाज में। 16 में सरकारी नौकरियों में धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान वंश एवं निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यहां पर भी बातचीत की गई है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार के अवसर सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो। तो महिलाएं भी तो नागरिक है ना, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो भी नागरिक है, सभी के लिए उपलब्ध है। 42 में जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ विशेष, उनकी शारीरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष छूट उनको दी गई है। 243D में राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बढ़ाने के लिए स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बातचीत की गई है। यही है ना संवैधानिक प्रावधान। इसके अलावा भी है, लेकिन इतने से आप लोगों का काम आसानी से होगा। और इसलिए रिकॉल करवाया कि हर चैप्टर पढ़ाते समय, चाहे वो पंचायती राज संस्था हो, डीपीएसपी हो या फंडामेंटल राइट्स हो, क्लियरली आप लोग को पढ़ाया गया। तो प्रोविजंस तो वहीं से है, और बस इनसे संबंधित एक एक भी काफी। अगर केस लॉज लिख देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हम लोग फ्रेम करते हैं। क्या लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में? सिंपल सा रखिए, वही फिर से जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाषा सटीक, सरल और एक मैच्योरिटी वाली झलक आनी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर लैंगिक न्याय उन सिद्धांतों और प्रावधानों को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य सभी लिंगों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। यही है ना, विशेष रूप से ऐसे वर्ग जो ऐतिहासिक काल से ही वंचना या सामाजिक भेदभाव जैसे महिलाएं, ट्रांसजेंडर आदि शिकार रहे हैं। ठीक, यही हो जाएगा आप लोग का इंट्रोडक्शन। और इससे संबंधित भारतीय संविधान लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों हैं। जैसे चेंज करके मेन बॉडी में आ जाएंगे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42, 243D। 5 लिखेंगे काफी है। उसके बाद से अब केस लॉज के माध्यम से हम समझा देंगे। ठीक, अब 2 तरीका है इस क्वेश्चन को लिखने का। या तो पहले अनुच्छेद 14, प्रत्येक व्यक्ति समान है हमारे लिए, विधि के समक्ष सभी समान है और सबको समान संरक्षण भी मिला हुआ है। इसको लेकर के आपने लिख दिया सिंपल एक लाइन की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण की बातचीत करता है और यह सभी नागरिकों को समान रूप से, चाहे महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या विदेशी हो, उपलब्ध है। ठीक, इससे संबंधित मामला आपने नीचे लिख दिया। और फिर मामले में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि और भी क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं। मामला नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया। क्या बातचीत हुई थी? अनुच्छेद 14 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की थी और सिंपल सा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सिद्धांत महिला कर्मचारियों के रोजगार और सेवा शर्तों पर लागू होता है। मतलब कार्यस्थल पर लैंगिक समानता पर
जोर दिया। ठीक ना। वैसे ही अनुच्छेद 15 में आपने लिख दिया कि प्रत्येक स्तर पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। और इससे संबंधित मामला कि अनुच्छेद 15 और 16 इन दोनों में फर्क आपको तब भी बताया गया था कि कभी भी रिजर्वेशन की बातचीत की जाए तो समाज से संबंधित जो रिजर्वेशन हो, समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो भी प्रोविजन है वो अनुच्छेद 15 में है। और सरकारी नौकरियों में रोजगार से संबंधित जो प्रोविजन है वो किस में है? अनुच्छेद 16 में है। तो अनुच्छेद 15 में अभी कहीं तत्कालिक मामला ही ले लीजिए, सबरीमाला मामला। समाज में महिलाओं को बराबर भागीदारी मिले, लिखा गया ना अनुच्छेद 15 में कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर जो भगवान अयप्पा का मंदिर है वो भी तो किसी का निजी मंदिर नहीं है ना, सार्वजनिक स्थल ही है। तो क्यों नहीं जा सकती है महिलाएं वहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाएंगी, सबरीमाला केस लिख दीजिए। ठीक ना। इसके बाद से समाज में ही जो LGBT कम्युनिटी है, फिर से वही सारे मामले आ रहे हैं ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनके साथ भी समाज में क्यों भेदभाव हो? जब लिंग के आधार पर भेदभाव होना ही नहीं है, पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, हम उसके साथ क्यों भेदभाव करेंगे? तो नवतेज सिंह जौहर और नालसा का मामला 2014 और नवतेज सिंह जौहर का मामला, इसमें मेंशन कर दीजिए भाषा वही लिख करके कि अनुच्छेद 15 में समाज में प्रत्येक स्तर पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, लैंगिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए सबरीमाला मामला में महिलाओं को लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता उपलब्ध कराई गई और LGBTQ कम्युनिटी को नालसा और नवतेज सिंह जौहर मामले में इनके साथ भेदभाव को समाप्त किया गया। हाँ, फॉर्मेट कहने का मतलब यह है कि आपने पहले अनुच्छेद 15 लिखा, 16 लिखा, उससे संबंधित बातें क्या है कि रोजगार में अब हम किसी भी प्रकार का धर्म, मूल, जाति, लिंग, जेंडर के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक ना। तो पहले आपने बता दिया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान सब कुछ लिखना नहीं है, बस ये बताइए कि अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में, राज्य के रोजगार में या सरकारी नौकरियों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है। ठीक ना। और इससे संबंधित मामला क्या है? अमर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, बातचीत हो चुकी है डिटेल में, और डिटेल में यहां पर केस लिखने का कोई स्कोप नहीं है। 2005 सिंपल सा बता दीजिए। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सरकारी रोजगार में महिलाओं और पुरुषों को बराबर आपको भागीदारी देनी पड़ेगी, लिंग के आधार पर आप किसी को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 39 है कि सभी के लिए रोजगार उपलब्ध हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो सभी के लिए। बहुत सारे मामले इसके जो आप लोगों से डिस्कस किया गया था। क्या था? जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का यह मामला था 1982 के आसपास का, मेरे हिसाब से जगजीत सिंह वर्सेस पंजाब। इसमें क्या किया गया कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना पड़ेगा, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? विशाखा मामला कि कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन शोषण न हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन के आधार पर भेदभाव न किया जाए। क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रगतिशील फैसला दिया। ठीक। वैसे ही राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बढ़े, जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स में भी बढ़े, जेंडर जस्टिस पॉलिटिक्स में भी हो, इसके लिए आर्टिकल 243D में क्या बातचीत की गई है? आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित SC ST OBC के लिए क्या प्रावधान है और महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है। और आरक्षण को अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में किया था? एक बता दीजिए, बहुत सारे मामले हैं इंदिरा साहनी केस में। इंदिरा साहनी मामला हो गया, इतना काफी है ना। और फिर से निष्कर्ष में क्या बताएंगे
कि सिंपल सा कि भारतीय संविधान में कई प्रावधान और केस कानून ऐसे शामिल हैं जो लैंगिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ये संवैधानिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है। ठीक है, चलिए कोई सवाल इसमें आप लोगों का? देखिए थोड़ा तेजी से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। और क्या इसमें नया है जिस पर रुक करके बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाए, फिर से सबरीमाला पर बातचीत की जाए? इसमें तो बहुत सारे केसेस मैंने छोड़ दिए, जैसे कि शाह बानो का मामला है, क्या वो लैंगिक न्याय से संबंधित नहीं है? शायरा बानो का मामला है, क्या वो लैंगिक न्याय से संबंधित नहीं है? अगर कोई इतना भूल चुका है कि शाह बानो का मामले में क्या था मामला और शायरा बानो में क्या था, तो फिर तो लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इस बार नहीं, अगले बार बन जाइएगा, अगले बार नहीं उसके अगले बार बन जाइए। यूपीएससी इसीलिए तो इतने सारे अटेम्प्ट देती है कि इस बार जानकारी नहीं, अगली बार पढ़ करके आओ। खैर कोई बात नहीं, तो सारे के सारे केसेस भी आ जाएंगे। शाह बानो का मामला भी लैंगिक न्याय से ही संबंधित है। किस चीज को लेकर के था? इन मुस्लिम महिलाओं के साथ, मतलब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें गुजारा भत्ते से संबंधित एक प्रावधान था, डिटेल में नहीं, बस सिंपल रिकॉल कर लीजिए। गुजारे भत्ते से संबंधित था। और दूसरा शायरा बानो का मामला किससे संबंधित था? ट्रिपल तलाक से संबंधित था। कि वो एक ऐसा समाज है, एक ऐसे समाज में एक पुरुष वर्ग या कोई भी वर्ग हो, चलिए मान लेते हैं कि महिलाओं को ये अधिकार दे दिया जाए, आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हो और महिलाओं को अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने पतियों को तलाक 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 बोलो और छोड़ दो, तो क्या पति चैन से रह पाएगा? वो तो हमेशा तनाव में रहेगा बेचारा कि आर्थिक रूप से मैं अपनी पत्नी पर लगभग निर्भर हूं, सामाजिक सुरक्षा के लिए मैं अपने पत्नी पर लगभग निर्भर हूं, और उसके बाद से ये अधिकार भी इसी के पास है कि जब चाहे मेरे को छोड़ दे। एक सिंपल सा तलाक 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 बोल करके, डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हट करने वाली बात नहीं है, समझाने के लिए आप लोग को बोल रहा हूं। प्रोसीजर वहां पर जो भी हो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वहां अभी नहीं जाना। एक लाइन, एक सभ्य समाज में किसी भी वर्ग के पास में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बहुत सारे विशेषाधिकार और ऐसे जो दूसरे वर्ग के स्वतंत्र सोच को बाधित कर दे, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर दे। जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम लड़की है, पढ़ी लिखी है और वो नौकरी करना चाहती है और उस लायक भी है, मतलब सक्षम भी है, उसके पास योग्यता भी है और काम करने की इच्छा भी रखती है, लेकिन अगर उनके शौहर ये बोले कि नहीं तुम ये नौकरी नहीं कर सकती, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से फैसला ले पाएंगी? और नहीं अगर करोगी तो हम तो फिर वो तलाक 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 बोलेंगे और खेल खत्म हो जाएगा। तो इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी था कि हाँ, एक सभ्य समाज में पुरुष हो या महिला, सभी के पास गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने मूलभूत अधिकार हैं वो होने चाहिए। तो क्या दिक्कत है इसमें? वो सारे के सारे, मैं क्या बोला कि इससे संबंधित बहुत सारे मामले हैं, लेकिन कितना लिखेंगे? 250 शब्द ही तो है। इन दोनों क्वेश्चन में जो पीछे डिस्कस हुआ, इंट्रोडक्शन भी लंबा लिखा, कंक्लूजन भी लंबा लिखा। क्यों? जब 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ जाता है बातों को गंभीरता से रखने का। तो फिर मेन बॉडी में लगभग 180 से 190 शब्द ही आपके पास बचते हैं और उसमें इतना ही आप बता पाएंगे। ठीक, उसके हिसाब से